हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और इंडियन करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां हम अभ्यास बैच के माध्यम से टॉप आपके भारतीय करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भाग 1 आ चुका है जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज भाग 2 में हम दोबारा से और 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे आपके एग्जाम के लिए कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, वो है ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टियों के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। जो 75वां हमारा एकेडमिक अवार्ड, ऑस्कर को एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कौन सी फिल्म को भेजा जाएगा। तो ये है आपका एक गुजराती रीजनल फिल्म है छेलो सो। तो इस फिल्म को जो है आधिकारिक प्रविष्टि घोषित की गई है। इसका अंग्रेजी वर्जन है द लास्ट शो। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो गर्मी के छुट्टियों में मूवी देखने का प्रयास करता है थिएटर में जाकर के। तो उस मूवी का नाम है आपका छेलो सो। ठीक है, तो ऑस्कर 2023 के लिए ये 75वां एकेडमिक अवार्ड होगा। क्लियर। चलो, 68वें राष्ट्रीय फिल्म में आप सबको पता है सोर्राई पोट्रू को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तान्हा जी को बेस्ट इंटरटेनिंग फिल्म। क्लियर। इन दोनों के जो एक्टर है, सोर्राई पोट्रू के जो एक्टर है आपके सूर्या और तान्हा जी के जो एक्टर है आपके अजय देवगन, दोनों को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और जबकि अपर्णा बालामुरली जो आपके सोर्राई पोट्रू के एक्ट्रेस हैं उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म समारोह में दिया गया। और इसी फिल्म समारोह में हम सब जान रहे हैं कि आशा पारेख जी को जो है आपके दादा साहब फाल्के, ठीक है, आशा पारेख जी को जो है इसी सम्मान समारोह में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो इतने सारे फैक्ट्स थे फिल्म अवार्ड को लेकर के, और ऑस्कर में जा रही है आपकी गुजराती फिल्म छेलो सो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये रबड़ बांध जो है हाल ही में बिहार में एक जिला है गया, तो वहां पे इसकी शुरुआत की गई गया में। तो बिहार के गया में रबड़ बांध की शुरुआत की गई है, भारत के सबसे बड़े रबड़ बांध की। दूसरे राज्यों के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स देखना चाहें तो गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है आपका कांडला, और कांडला जो है भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है, हरित औद्योगिक शहर। तो इसलिए याद रखेंगे, रीसेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछने की संभावना बनी होती है। तेलंगाना के बारे में देखेंगे तो तेलंगाना में ही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क बोल सकते हैं। ठीक। गोवा के बारे में देखेंगे तो 2-3 चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है। और क्या देख सकते हैं, गोवा जो है भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट भी है। तो रेबीज जो कुत्तों के काटने की वजह से होता है उससे फ्री है, रेबीज फ्री स्टेट है। कौन सा? गोवा। और क्या देख सकते हैं गोवा के बारे में? 2 चीजें देख ली, अल्कोहल म्यूजियम है, रेबीज फ्री स्टेट है। गोवा के बारे में एक चीज और है कि भारत का पहला स्टेट है जिससे हर घर जल प्रमाणित किया गया, मतलब कि ऐसा पहला स्टेट बना जिससे सर्टिफाइड किया गया, जिसने अपने राज्य में रहने वाले सभी रेसिडेंट्स के घर में जो है नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य किया है। तो जो आप सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है उसमें भी गोवा वर्तमान में टॉप का राज्य बना हुआ है। तो ये सभी राज्यों के बारे में रीसेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। और रबड़ बांध जो हमने डिस्कस किया वो कहाँ है, तो आपके बिहार में है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया गया, या फिर भारत और किस राष्ट्र के बीच में किया गया। तो अल नजाह जो आपका सैन्य अभ्यास है वो जो है ओमान के साथ, मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है ओमान के साथ में भारत का जो सैन्य अभ्यास है उसको हम अल नजाह के नाम से जानते हैं। इसी बहाने और 3-4 जो टॉप के मिलिट्री एक्सरसाइज रहे हैं इस साल के, उसको देख लेते हैं। उसके आने की संभावना एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रहती है। तो किर्गिस्तान के साथ भारत का एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे हम खंजर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये 2022 में आयोजित किया गया और थल सेना का ही सैन्य अभ्यास था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वियतनाम के साथ में विनबैक्स। वियतनाम एंड इंडिया दोनों के बीच के मिलिट्री एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं? विनबैक्स। ओमान के साथ हमने देख लिया अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास। श्रीलंका के साथ देखोगे तो सिनबैक्स। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, श्रीलंका एंड इंडिया दोनों के बीच के एक मिलिट्री एक्सरसाइज को हम जानते हैं सिनबैक्स के नाम से। इसके अलावा एक और मिलिट्री एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ हम करेंगे जिसको हम दोस्ती के नाम से जानते हैं। और ये दोस्ती में जो है ये ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आपका इंडिया है, दूसरा मालदीव्स है और तीसरा जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ एक और हम मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जिसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, मित्र शक्ति, दोस्ती और जो है आपका सिनबैक्स। ये श्रीलंका के साथ। ओमान के साथ हमने देखा अल नजा, वियतनाम के साथ देखा विनबैक्स और किर्गिस्तान के साथ देखा खंजर। तो ऐसे ही साल भर होने वाले सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कल भी हमने 7-8 डिस्कस किए थे, आज भी ये 4 या 5 हो गए। तो इन सबको आप कंपाइल करके रिवाइज करके रखें, एग्जाम में जरूर यहाँ से सवाल बनेगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेल जो आपके 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक के आयोजित किए गए थे बर्मिंघम में, उसमें भारत के लिए पहला पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में संकेत सागर ने। ठीक है, तो पहला पदक, फर्स्ट मेडल जो है ये सिल्वर मेडल था और वेट लिफ्टिंग में जीता गया था। इसके अलावा आप देखोगे अगर पहला गोल्ड आपसे पूछ देता है तो वो मीराबाई चानू ने जीता था। फर्स्ट गोल्ड अगर आपसे पूछता है तो वो जो है मीराबाई चानू ने जीता था। पीवी सिंधु ने भी इसमें गोल्ड जीता, लेकिन पीवी सिंधु और आपके हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दोनों जो है आपके इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, ध्वज वाहक थे। ठीक, तो ये दोनों जो है ध्वज वाहक थे आपके उद्घाटन सेरेमनी में। जबकि शरद कमल जो टेबल टेनिस के खेल से जुड़े हुए हैं और आपके निखत जरीन जो बॉक्सर है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, तो शरद कमल और निखत जरीन जो है ये भी ध्वजवाहक बने, लेकिन ये क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक बने। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी के, जब ये समाप्ति हो गई तब। तो शरद कमल ने इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, टोटल 4 मेडल इन्होंने आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते थे। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम को भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज इतने फैक्ट्स आप कंपाइल करके जाएंगे तो भी आपका काम चल सकता है। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो पहला हम देखेंगे कि चेस ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया गया। हमने कल भी एक क्वेश्चन के रूप में इसको डिस्कस किया था। चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई के महाबलीपुरम में किया गया। और ये कौन सा रैंक का था? तो 44वें रैंक का था। भारत ने इसमें कौन सा मेडल जीता? तो ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वुमेन्स कैटेगरी में भी आपका ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। अब अगर ज्यादा डिटेल में हो जाता है और डेट आपसे पूछता है तो 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक के चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया। चेस ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल CWG गेम्स अभी हमने देखा, इसका आयोजन जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिए किया गया था। क्लियर। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो कहां हुई है? बल्गारिया में, यूरोप का एक देश है, तो ये बल्गारिया में जो है ISSF माफ कीजिए कायरो में हुई थी। ये कायरो जो है मिस्र की राजधानी है। ठीक, तो कायरो में जो है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें भारतीय टीम ने सर्वाधिक 13 स्वर्ण सहित 33 मेडल जीते। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। तो ये तीनों तो सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। 2026 फीफा विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किए जाएंगे। तो चौथा जो फैक्ट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है 2022 का फीफा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो 2022 का जो आपका फीफा है, फीफा वर्ल्ड कप, वो वर्तमान में कतर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, और 2026 वाला जो है वो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 प्रमुख देश, कनाडा, उसके नीचे अमेरिका और उसके नीचे मैक्सिको, इन तीनों देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये 5वें क्वेश्चन का आप देखेंगे कि चारों ही कथन जो है आपके सही है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स को आप कंपाइल करके रखें, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली। तो देखिए श्रीलंका क्राइसिस चल रहा था, इसलिए वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है अगर ये देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गुणावर्देना। दिनेश गुणावर्देना जी जो है वहां के नए प्राइम मिनिस्टर है, जबकि रानिल विक्रमसिंघे जो है वहां के नए राष्ट्रपति है, मतलब कि प्रेसिडेंट है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहीं पे भी अगर राजपक्षे सरनेम आप देखते हैं कि ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। रानिल विक्रमसिंघे जो है अभी वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट है और दिनेश गुणावर्देना जो है वर्तमान में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी दिनेश गुणावर्देना हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, इसी बहाने बताइए हमारा एक और पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पे भी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुई है और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। इससे पहले इमरान खान था और वर्तमान में कौन है वहां के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। ये बनाते हुए उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये पूछना चाह रहा है कि यह सड़क जो है किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्लियर। तो एक वन लाइनर फैक्ट था, कुछ यूनिक है, तो ऐसी चीजों को आपके एग्जाम में शामिल करने की संभावना बनी होती है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। I2U2 आप सब पता है, क्वाड जब नया नया बना तो वहां से कई बार एग्जाम्स में सवाल आए। I2U2 अब नया संगठन है तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो I2U2 में हम देखेंगे 4 देश है। आई से आप देखोगे कि I2 में 2 देश, आई से आप देखोगे 2 देश, एक तो हो जाएगा आपका इंडिया, दूसरा हो जाएगा इजराइल। ठीक है। और यू से आप देखेंगे 2 देश, एक है आपका USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक है आपका UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें कौन सा देश है जो आपको ऑड वन आउट लग रहा है। देखिए इसमें भारत है, आपका USA है, UAE है, तो इंडोनेशिया इसका आंसर नहीं है। मतलब इंडोनेशिया इसका आंसर है क्योंकि इंडोनेशिया जो है I2U2 का भाग नहीं बनाता है। क्लियर। तो I2U2 के चारों देशों के नाम आप बिल्कुल याद रखें। क्वाड के भी चारों देशों के नाम आप याद रखें, कल भी मैंने डिस्कस किया था। एक तो हो गया इंडिया, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हो गया USA और चौथा हो गया जापान। तो क्वाड के भी सभी मेंबर्स याद रखें। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं अगर उनके कुछ रिसेंट बैठक हो रही है तो उसको बिल्कुल दिमाग में बना करके रखें। जैसे कल ही हमने ब्रिक्स को भी डिस्कस किया था। अब ब्रिक्स का जो है 14वां सम्मेलन जो है अब इस वर्ष कहाँ होने वाला है, तो साउथ अफ्रीका में, और डिटेल में हमने कल देख ही लिया था। G20 की बैठक आप देखोगे तो 2023 में भारत में होने वाला है और कहाँ होने वाला है, तो जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। ठीक। तो ऐसे ही जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैं जिसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन सभी चीजों को आप एक बार रिवाइज करके रखें। फिलहाल I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है अगर ये देखा जाए तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में घोषित विश्व की सबसे बेहतरीन जगहों की सूची में भारत के कौन से 2 जगहों को जगह दिया गया है या शामिल किया गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता चलूं, अहमदाबाद है एक और दूसरा है इसका आंसर आपका केरल। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। अहमदाबाद और केरल को यूनेस्को के द्वारा, माफ कीजिए, टाइम मैगजीन के द्वारा जो है आपके विश्व के सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है। क्लियर। तो इन दोनों जगह का नाम आप याद रखेंगे, अहमदाबाद और केरल। चलिए ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक जारी किया। इसमें एक कैटेगरी में टॉप करने वाले राज्य कौन से हैं। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम ये बताता है कि आपका राज्य जो है सिंगल विंडोज प्रणाली में काम करता है या नहीं करता है, स्टार्टअप के लिए कितना फ्रेंडली है नहीं है। तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप कौन से राज्य में हमको देखने को मिलता है, तो एक तो हो गया आपका कर्नाटक। इसके अलावा आप देखोगे कि बिजनेस सबसे ज्यादा आप देखोगे गुजरात में होता है। इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि इसका आंसर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक कैटेगरी में टॉप करने वाले 2 राज्य हैं आपके गुजरात और कर्नाटक। तो 1 और 3। इसके अलावा छोटे स्टेट्स में आप देखोगे तो छोटे स्टेट में मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में, उत्तर पूर्व की कैटेगरी में आप देखोगे तो टॉप करने वाला राज्य जो है वो है आपका मेघालय। तो इसको बहुत इजी है, इसे याद रखना है, लॉजिकल है। कर्नाटक ही क्यों अगर इसमें आगे है तो क्यों है, गुजरात ही क्यों है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग इसमें काफी नीचे है। क्लियर। तो ये 3 फैक्ट इसमें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ठीक है। तो अमूर्त विरासत ये क्या होता है अगर इसको देखा जाए तो कुछ ऐसे विरासत जो हमको हमारे पूर्वजों से मिले हैं और हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं।
और जिनका अमूर्त रूप हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे चीजों को सहेजने के लिए यूनेस्को ने 2004 में आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये कैटेगरी चालू किया 2004 में। और भारत से अब तक टोटल 14 अलग अलग चीजों को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है। तो जो कि एक किसी भी इंडिविजुअल देश से शामिल किए जाने वाले सबसे अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा शामिल है। योग बिल्कुल है, दुर्गा पूजा इसे 2021 में ही शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, कलकत्ता का दुर्गा पूजा। कालबेलिया जो राजस्थान का एक डांस कल्चर है उसे भी इसमें शामिल किया जा चुका है। और टोटल ऐसे 14 है। 2022 के लिए अगर आप देखोगे तो 2022 के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से गुजरात में सबसे पॉपुलर जो आपका गरबा डांस होता है, तो गरबा को जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। गरबा को जो है अब अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसे भेजा गया है। अब ये फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाएगा तो इसको हम फिर अपडेट करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि 2021 में किसे शामिल किया गया, दुर्गा पूजा। ये कई बार सवाल क्वेश्चंस में पूछा है, एग्जाम्स में पूछा, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है टोटल कितने अमूर्त विरासत सूची में शामिल है छत्तीसगढ़ से, माफ कीजिए भारत से, तो टोटल है 14। और वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो वो है दुर्गा पूजा। इस साल के लिए किसे भेजा गया है तो वो है गरबा। और सबसे पहली बार किसे शामिल किया गया था अगर ये पूछा जाए आपसे तो वो जो था वो है आपका न्यू दिल्ली में हर साल आयोजित किए जाने वाला आपका रामलीला। तो सबसे पहले रामलीला को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये था प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या बोलता है, यूएस ओपन 2022 महिला सिंगल्स की विजेता। कल भी हमने इसमें से पुरुष विजेता के बारे में पढ़ा था। आपके यूएस ओपन के हम सबको पता है साल में मुख्यतः 4 आयोजन किए जाते हैं। सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, दूसरे में आप जाओगे तो फ्रेंच ओपन, तीसरा देखोगे आप विंबलडन, और चौथा जो हो जाता है वो यूएस ओपन। तो जाहिर सी बात है यूएस ओपन साल का सबसे लास्ट आयोजन होता है और यूएस ओपन के ही विनर का नाम आपसे पूछे जा रहा है। बाकी आप नाम से भी जज कर सकते हो कहां कहां आयोजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है टेनिस का, और ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। फ्रेंच, और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब फर्निश्ड कोर्ट होगा। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में मतलब मिट्टी के कोर्ट में खेला जाएगा, फ्रांस में खेला जाएगा, साल का दूसरा आयोजन होता है। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, लंदन में आयोजन होता है इसका। और यूएस ओपन जो है फिर से आप देखोगे कि ये भी आपके फर्निश्ड कोर्ट में खेला जाएगा और ये साल का सबसे लास्ट आयोजन होता है। तो यूएस ओपन को जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं वो है आपके पोलैंड की रहने वाली ईगा स्वातेक। ठीक, पुरुष विनर्स के बारे में हमने देख लिया है। फीमेल विनर्स के बारे में देखते चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाली थी आपकी एस्ले बार्टी जो है महिला सिंगल्स जीता था इन्होंने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं एस्ले बार्टी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। फ्रेंच ओपन आप देखोगे तो फ्रेंच ओपन दोबारा आप साल के शुरुआत में मतलब सेकंड टूर्नामेंट को ईगा स्वातेक ने ही जीता था। विंबलडन अगर आप देखोगे इस साल का तो वो जीता है आपके एलेना रिबकीना ने, और ये जो है उज्बेकिस्तान की रहने वाली है, और उज्बेकिस्तान से ये कारनामा करने वाली ये पहली खिलाड़ी थी एलेना रिबाकिना। ठीक, और यूएस ओपन मैंने बताया कि दोबारा ईगा स्वातेक नहीं इसे जीता है। ये रहा एस्ले बार्टी का नाम। एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। यहां से पक्का सवाल बनाता है व्यापम, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करते रहिए। जबकि सेरेना विलियम्स एक बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी रही हैं, टेनिस की, अमेरिका की रहने वाली हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है टेनिस से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हाल ही में भारत में पहली नेजल वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई कोविड-19 के रोकथाम के लिए। नेजल वैक्सीन, नाक में लगाया जाने वाला वैक्सीन, इसका निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया। तो भारत की जो पहली नेजल वैक्सीन है, पहले बार उसका नाम देख लेते हैं, तो उसका नाम है इनकोवैक। ठीक, और इसे बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है आपका भारत बायोटेक। ठीक, तो आपके लिए सवाल है कि भारत बायोटेक कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है। हैदराबाद में है, पुणे में, ये बताइए आप। और दूसरा बताइए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारे लिए वैक्सीन बनाया गया उसका नाम क्या है। ये 2 सवाल है। भारत बायोटेक कहाँ स्थित है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा वैक्सीन बनाया गया। कोविड-19 से संबंधित बेसिक फैक्ट्स को बिल्कुल रिवीजन करके जाइए। और पहला नेजल वैक्सीन जो भारत के द्वारा बनाया गया उसका नाम अगर पूछा जाता है आपसे तो वो है इनकोवैक, और उसे बनाने वाली कंपनी आपकी भारत बायोटेक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है,
कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य में कुल कितने पीएम श्री स्कूल्स खोलने की घोषणा की है। पीएम श्री स्कूल मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो 5 सितंबर हर साल हमारे यहाँ शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर। तो इसी दिन जो है प्रधानमंत्री जी ने ये स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिसमें पहले से स्थापित स्कूलों को जो है और डेवलप किया जाएगा, उनके नाम को चेंज करके पीएम श्री स्कूल रखा जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी फंडिंग, इस खेल की सुविधा, पढ़ाई में अपग्रेडेशन आदि किया जाएगा। तो देश भर में जो है ऐसे 14,500 स्कूल खोले जाएंगे, 14,500 पूरे देश भर में, और प्रत्येक विकास खंड में एक स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। तो आपके जो राज्य में छत्तीसगढ़ में जो है ऐसे टोटल 146 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश के 16वें अटॉर्नी जनरल, 16वें महान्यायवादी कौन होंगे, ठीक है। महान्यायवादी कौन होंगे ये पूछ रहा है, नए महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति हो गई है। और ये कौन है अगर ये देखें तो 16वें जो अटॉर्नी जनरल हैं, 16वें जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमड़ी जो है आपके नए महान्यायवादी हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हैं। इसमें बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे MC सीतलवाड़ जो है आपके भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, क्लियर, AG, और ये सबसे लंबे समय तक के सर्व करने वाले, लगभग 13 साल तक के इन्होंने सेवा दी थी। तो MC सीतलवाड़ पहले ही सरकार में आपके अटॉर्नी जनरल थे और 13 सालों तक, मतलब सबसे लंबे टेन्योर तक इन्होंने इस पद पे बने रहे थे। आर वेंकट रमड़ी जो है अभी वर्तमान में 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। मुकुल रोहतगी को अगर आप देखोगे तो ये 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल थे और वर्तमान में फिर इन्हें ही महान्यायवादी बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इन्होंने ये पद स्वीकारने से मना कर दिया। के वेणुगोपाल को देखोगे तो ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। अपनी उम्र की वजह से 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गए, इस वजह से अब ये पद पे कंटिन्यू नहीं रहे। इन्होंने 30 सितंबर को इस पद से इस्तीफा दिया। और जो है अब कौन है नए महान्यायवादी, अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, नई नियुक्ति है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आर वेंकट रमड़ी बिल्कुल याद रखें नाम। और इनके बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल में जिक्र है, तो आर्टिकल 76 में इनके बारे में जिक्र रहता है। और बाकी डिटेल्स हमने रेगुलर करंट अफेयर के वीडियो में किया हुआ है, वो देख लें और इनके नाम को बस आप यहाँ पे याद रखें तो भी आपका काम जो है चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SCO ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसमें भारत भी उसका पार्टिसिपेंट है। इसके बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आपकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को SCO के द्वारा चुना गया, और ये पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी होगी। तो ये जो है ये शहर है ये आपका वाराणसी, ठीक। इसको भी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, लेकिन ये फिलहाल वन लाइनर फैक्ट आप याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। और रोपवे की सुविधा देने वाला भी पहला शहर है आपका वाराणसी, ठीक। रोपवे के माध्यम से ट्रैवल को बढ़ावा देने वाला भी पहला शहर है आपका वाराणसी। और बाकी शहरों के बारे में अगर आप देखोगे, जैसे चेन्नई के बारे में फैक्ट हम जानते हैं कि इस साल वहां पे चेस ओलंपियाड हुआ। और क्या जान सकते हैं, चेन्नई को जो है आपके क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो होता है आपका, उसमें जो है चेन्नई और आपके जयपुर और ऐसे टोटल भारत के 6 शहर हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। इसको भी देख लेते हैं अगर देखा जाए तो। इसमें एक है मुंबई, दूसरा है आपका चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, और इसी में एक है आपका वाराणसी, और दूसरा लास्ट है आपका श्रीनगर को सबसे लेटेस्ट इसमें शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क्स में, यूनाइटेड नेशन के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में। मुंबई को आप देखोगे तो फिल्म के लिए, चेन्नई को जो है म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, और आपके हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, और क्या देख सकते हैं वाराणसी को भी आपके म्यूजिक के लिए, और जो जयपुर है और आपका श्रीनगर है इसको फोक आर्ट के लिए, फोक आर्ट और क्राफ्ट के लिए, ठीक। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। ये तो यूनाइटेड नेशन का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क था। और बाकी वाराणसी के बारे में देखें तो ये भी उसमें शामिल है। और इसके अलावा ये SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी भी रही है। SCO का इस साल का बैठक कहाँ हुआ है अगर ये पूछता है आपसे, तो ये हुआ आपके उज्बेकिस्तान में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। अहमदाबाद जो है आपके यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर के रूप में भी शामिल एक शहर है। तो सभी सिटी जो है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल SCO से संबंधित सवाल था, पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछा जाए तो आपका वाराणसी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला
कौन बनी? तो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप पूछ रहा है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पूछ रहा है, जिसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हरियाणा की रहने वाली है, 18 साल की प्लेयर है अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। तो अंडर 20 में पहली बार किसी महिला ने ये गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि इसी खेलों में जो है अंडर 23 और अन्य कैटेगरी के खेल होते हैं, सीनियर लेवल के खेल होते हैं, लेकिन जो आपका अंडर 20 है उसमें किसी पहली भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता तो वो थी आपकी अंतिम पंघाल। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कहाँ की रहने वाली है? तो ये हरियाणा की रहने वाली है, काफी चर्चा में रही हैं और मात्र 18 साल की हैं। तो अंतिम पंघाल जी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बाकी प्लेयर्स को भी अगर देखें तो दिव्या काकरान, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सभी रेसलिंग से ही संबंधित है। साक्षी मलिक क्या है तो ओलंपियन रही है, ओलंपिक में मेडल लाने वाली रही है। विनेश फोगाट ने हाल ही में आपके बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो फिलहाल आपको अंतिम पंघाल और बाकी सभी के बारे में भी फैक्ट्स जो है याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 की मेजबानी हाल ही में कौन से शहर ने की? तो हिंदी दिवस के दिन, आपके 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के दिन राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी जो है आपके सूरत में की गई। क्लियर? तो ये वन लाइनर फैक्ट था जिसे आपको याद रख के चलना है। हाँ, इसके अलावा अगर आप लखनऊ को देखना चाहो तो सिंगापुर के तर्ज पे यहाँ पे पहली बार नाइट सफारी का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आजकल आप लोग घूमने जाते होंगे, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए हैं तो वहाँ पे सफारी की सुविधा सिर्फ दिन में होती है, लेकिन लखनऊ में जो है अब ये सुविधा जो है रात को भी दी जाएगी। तो ये भी एक वन लाइनर फैक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसने हाल ही में नई किताब विल पावर लिखी है? तो विल पावर नामक एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसे हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच, जिन्होंने भारतीय टीम को जो है ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, सोजट मरीनी, है ना, तो इनकी ये किताब है। कौन सी किताब? विल पावर। तो विल पावर जो है सोजट मजीनी की किताब है। इसको मरीनी हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इनका नाम मजीनी लिखा जाता है। तो आप बस ये नाम याद रखें, सोजट मरीनी जो है विल पावर नामक किताब लिखा है इन्होंने। बिल गेट्स की भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट अनदर पेंडेमिक, एक और महामारी को जो है, आने वाले महामारी को कैसे रोका जा सकता है, ये किताब लिखी है बिल गेट्स ने। प्रकाश सिंह ने एक किताब लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आपके एग्जाम के लिए। वो किताब कहती है कि द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में जो है पुलिस प्रशासन में बदलाव को लेकर के क्या क्या समस्या आती है, उसके ऊपर एक किताब लिखी है प्रकाश सिंह ने। तो सोजट मरीनी की किताब विल पावर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिल गेट्स की किताब है आपकी हाउ टू प्रिवेंट अनदर पेंडेमिक। प्रकाश सिंह की इंपॉर्टेंट किताब है द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये पुलिस संबंधित किताब है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साल भर लिखे जाने वाली इंपॉर्टेंट किताब को आपको एक बार एक नजर देख करके जाना ही है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? वैसे तो मिर्च महोत्सव और मकई महोत्सव जो है आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मकई महोत्सव और आपका मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो मिर्च महोत्सव की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका नागा मिर्च महोत्सव की, नागा मिर्च महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया गया? नाम से ही समझ में आ रहा है कि नागा मिर्च महोत्सव होगा, तो वो नागालैंड में मनाया जाएगा। तो नागालैंड में मिर्च महोत्सव के अलावा और क्या मना सकते हैं? तो वहां पे आप देखोगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। इसके अलावा आप असम में देखोगे तो अंबुबाची मेला, तो इसको याद रखना है आपको। तेलंगाना में देखोगे तो मेड्डाराम जतरा, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है तेलंगाना। मेघालय में आप देखोगे तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया? मेघालय में। तो ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, इसको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कल के वीडियो में ही हमने देखा था कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो लेवेंडर फेस्टिवल हमने पढ़ा था कि ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ऐसे ही आप देखोगे कि आम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, मैंगो फेस्टिवल, तो वो अक्सर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें खास करके नॉर्थ ईस्ट में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ
चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अभी मैंने लखनऊ के बारे में फैक्ट बताया कि वहां आप नाइट सफारी का मजा अब ले पाएंगे। इसके अलावा आप देखें उत्तर प्रदेश में एक जिला है चित्रकूट, जहां पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। वर्तमान में हमारे यहाँ 54 टाइगर रिजर्व भी हैं और ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लेटेस्ट है। इसके पहले अगर आप 53वां देखोगे तो वो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम एक और रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड है, वो क्या है कि सैटेलाइट से पूरी तरीके से लैस होने वाला, सैटेलाइट से पूरी तरीके से जुड़ने वाला ये पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो फिलहाल ये चिड़ियाघर से संबंधित ये सवाल था। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर और बाकी भी फैक्ट जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको कंपाइल करके आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा। तो मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में सबसे टॉप में रहा है आपका उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर क्या था, तो आजादी के 75वें वर्ष में जो है भारत के प्रत्येक जिले में, है ना, एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में 75 या तो नए तालाबों का निर्माण करना था या तो फिर कुछ नए तालाब और कुछ पुराने तालाबों का पुनरुद्धार करना था। तो इसी कार्य में जो है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। जल संबंधित और कुछ काम अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, हम सबको पता है कि सबसे स्वच्छ शहर तो है ही। इसके अलावा भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी है, ये वाटर प्लस सिटी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हाल ही में भारत की 12वीं कंपनी कौन सी बनी जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने हमारे पीएसयूज हो गई हैं जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो ऐसी हो गई हैं 12। अब 12वें नंबर पे रही हैं आपकी REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। REC को जो है 12वें महारत्न के रूप में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं आपके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी महारत्न कंपनी है। इसको इसका क्या क्राइटेरिया होता है ये दर्जा देने के लिए, ये सारी चीजें और टोटल कितने आपकी महारत्न कंपनियां हैं, सभी के नाम ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो 12वीं जो आपकी महारत्न कंपनी बनी वो है आपकी REC। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक SDI 2021 के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत कथन है, ये देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत जो है 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग जो है वो 132 रही है 191 देशों में से। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य अर्थात जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के स्तर, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया के आधार पर ही SDI रैंकिंग तैयार की जाती है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, 2021 के लिए भारत का SDI वैल्यू जो है, मानव विकास मान जो है 0.645 रहा। तो ये ऑप्शन एक गलत ऑप्शन है। ये जो 0.645 था वो 2019 के लिए था और 2021 के लिए आप देखेंगे तो इसमें गिरावट आई है और वर्तमान में 0.633 हमारी जो है वो हमारा SDI मान है, SDI वैल्यू है। क्लियर। तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 तक रहती है और 1 के जितने करीब रहेंगे आपकी SDI रैंकिंग जो है उतनी अच्छी आती है। तो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है। कल भी बहुत सारे रैंकिंग हमने डिस्कस किया था, प्रेस फ्रीडम, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो इन सभी चीजों को एक बार आप बिल्कुल देख करके ही जाएं। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि दही हांडी को किस राज्य के आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। दही हांडी आप सबको पता है जन्माष्टमी के समय में खेला जाता है और सबसे ज्यादा उत्साह के साथ में ये खेला जाता है आपके महाराष्ट्र में। तो जाहिर सी बात है दही हांडी को जो है महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा मलखम भी एक ऐसा खेल है जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी हम और 25 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उससे हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर होता चले। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगर PDF चाहिए आपको तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।